कनाडा एक ऐसा मुल्क है जो अकेले चलकर सरवाइव नहीं करता। ये कोई पोएटिक बात नहीं, ये एक इकोनॉमिक रियलिटी है। अगर कनाडा का ट्रेड रुक जाए तो ये इकॉनमी विद इन मंथ्स कोलैप्स कर सकती है। कनाडा का जीडीपी का 65% डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रेड से कनेक्टेड है। 1 out of 3 यानी 3 में से 1 जॉब एक्सपोर्ट से लिंक्ड है। फ्रॉम फार्म्स टू फैक्ट्रीज, ऑयल फील्ड्स टू ऑटो प्लांट्स, फ्रॉम पोर्ट्स टू पीपल, कनाडा का इकोनॉमिक मॉडल बहुत ही सिंपल रहा है। प्रोड्यूस करो, एक्सपोर्ट करो, ग्रो करो। और इस मॉडल का सबसे बड़ा पिलर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका सिर्फ कनाडा का नेबर नहीं है, कनाडा का सबसे बड़ा कस्टमर भी है। और जब आपका फ्यूचर किसी एक कस्टमर पर इतना डिपेंड करे तो आपकी स्टेबिलिटी उसके मूड स्विंग्स के हवाले होती है। कनाडा ने अज्यूम किया कि अमेरिका प्रेडिक्टेबल रहेगा, रूल्स को फॉलो करेगा, ट्रेड को ट्रेड समझेगा। बट दिस assumption didn't survive reality. Every day $3 billion से ज्यादा का ट्रेड यूएस कनाडा बॉर्डर क्रॉस करता है। कनाडा अपनी एक्सपोर्ट्स का 75% अमेरिका को बेचता है। ये कोई नंबर्स नहीं है, ये फैक्ट्रीज हैं, ये शिफ्ट्स हैं, ये पेचेक्स हैं। सोचो एक दिन अमेरिका कहे कि रूल्स चेंज हो। एंड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। A 25% tariff on all cars that are not made in the United States. ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रेड को इकोनॉमिक इशू से उठाकर नेशनल सिक्योरिटी का इशू बना दिया। इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट को यूज किया और फिर सेक्शन 232। अमेरिका का नैरेटिव सिंपल था, वी आर प्रोटेक्टिंग आवर नेशनल सिक्योरिटी। जब अमेरिका प्रोटेक्ट करता है, कनाडा एब्जॉर्ब करता है। टैरिफ्स के साइन वॉशिंगटन में होते हैं, लेकिन उसे ओंटारियो, सस्कैचुअन बल्कि पूरे कनाडा में फील किया जाता है। टैरिफ्स का मतलब सिर्फ टैक्स नहीं होता, टैरिफ्स का मतलब होता है अनसर्टेनिटी, यानी रॉ मटेरियल्स महंगा, लॉजिस्टिक्स महंगी और मार्जिन्स कम। इन शॉर्ट, कैनेडियन इकोनॉमी को $20 to $25 बिलियन का लॉस। अकॉर्डिंग टू बैंक ऑफ कनाडा, ट्रेड अनसर्टेनिटी ने 0.5 to 0.8% तक इन्फ्लेशन को पुश किया। Extremely expensive. Swanson pies. We used to pay about $1.50 for them. At Walmart, they went up to $2.78. I mean, if you do the math. इन्फ्लेशन हेडलाइंस नहीं होती, इन्फ्लेशन हर इंसान फील करता है जब आपकी ग्रोसरी की प्राइसेस इंक्रीज होती हैं। ओंटारियो का एक ऑटो पार्ट सप्लायर जो 20 साल से इस बिजनेस में है, सेम प्रोडक्ट, सेम क्वालिटी, सेम क्लाइंट्स, लेकिन एक दिन उसे ईमेल आती है, योर प्रोडक्ट इज नो मोर कंपेटिटिव इन द मार्केट बिकॉज ऑफ टैरिफ्स। पहले ओवरटाइम किया, फिर शिफ्ट्स कम हुई और फिर स्लोली ले ऑफ्स शुरू। पेरेरीज के फार्मर का पेन डिफरेंट होता है। क्रॉप रेडी है, क्वालिटी स्ट्रांग है, लेकिन बायर के पास सिर्फ एक ही लाइन, ड्यू टू टैरिफ्स द स्टील इज नॉट वायबल। और फिर खामोशी से एक और ब्लो आता है, ड मिनिमिस रूल का एंड। पहले $800 से छोटी शिपमेंट ड्यूटी लाइट होती थी, स्मॉल एक्सपोर्टर्स सरवाइव कर रहे थे, और अब हर पार्सल फुली एक्सपोज्ड है। ट्रेड वॉर टीवी पर लाउड होती है, बट इन रियलिटी स्मॉल बिजनेस ओनर्स आर लूजिंग एवरी डे। जब अमेरिका अनप्रेडिक्टेबल लगने लगता है, अनरिलायबल लगने लगता है, तो कनाडा के पास डाइवर्सिफिकेशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता। 2026 प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने ने विजिट किया चाइना का। यह कोई इमोशनल विजिट नहीं था, यह एक इकोनॉमिस्ट का कैलकुलेटेड और कोल्ड इकोनॉमिक रिस्पॉन्स था। Thank you, President Xi, for your hospitality, for the warm welcome that's been extended to this delegation, and for the opportunity that our partnership brings to both our peoples, and I would suggest as well to the world.
सस्कैचुअन का वो फार्मर जिसका पिछले साल चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया था, अब उसे फोन आता है कि मार्केट रीओपन हो रही है। रिलीफ रियल है, लेकिन रिस्क भी रियल है। As we all know that every opportunity has its opportunity cost. So इसकी opportunity cost क्या थी? Ontario auto workers are uneasy, unions are unhappy, and obviously Washington is openly unhappy. चाइना के साथ ट्रेड का मतलब होता है access with political consequences. कनाडा ने एक बहुत बड़ा गैम्बल लिया है। क्या ये गैम्बल ठीक है? ये वक्त बताएगा। एनर्जी जियोपॉलिटिक्स क्वाइटली सब कुछ कंट्रोल करती है। 2026 में वेनेजुएला में रेजिम चेंज होता है। It's a long walk to face the wrath of American justice for Nicolas Maduro and his wife Celia. ऑयल सप्लाई अमेरिकन कंट्रोल में आती है। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं और यहाँ कनाडा की स्ट्रक्चरल वीकनेस एक्सपोज होती है। कैनेडियन क्रूड लार्जली यूएस मिडवेस्ट रिफाइनरीज पे डिपेंड करता है। पाइपलाइंस साउथ बाउंड है और जब रिफाइनरीज पर किसी और का कंट्रोल होगा तो सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। एनर्जी एक कमोडिटी नहीं है, एनर्जी लेवरेज है। इस दफा सिर्फ सीईओज और बैंकर्स बात नहीं कर रहे, इस दफा जियोपॉलिटिक्स ओपनली स्टेज पर थी। मार्कार ने स्टेज पर आए, पोडियम संभाला और एक बात क्लियर कर दी, द ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर इज नॉट कमिंग बैक। We know the old order is not coming back. We shouldn't mourn it. Nostalgia is not a strategy. But we believe that from the fracture, we can build something bigger, better, stronger, more just. This is the task of the middle powers. The countries that have the most to lose from a world of fortresses and the most to gain from genuine cooperation. We also said we are not in a state of transition, we are in a state of rupture. जिसका मतलब है कि ये सिस्टम सॉफ्ट लैंडिंग नहीं बल्कि सिस्टम का टूटना है। रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर जिसे कनाडा जैसी मिडिल पावर्स डेकेड से फॉलो कर रही थी, अब वो सिर्फ थ्योरी तक रह गया है। Big economies, big powers, they are not following rules, they are using rules as weapon, tariffs as leverage, supply chain as pressure points, and economic integration as coercion. और सबसे डेंजरस चीज, pretending that nothing has changed. कनाडा आज किसी की साइड नहीं ले रहा, कनाडा आज रियलिटी की साइड ले रहा है। ओल्ड ऑर्डर वापस नहीं आ रहा और शायद वापस आने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये वो ऑर्डर है जो स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्गर और मिडिल पावर्स को डिपेंडेंट रखता है। होप डिनाइल से नहीं, होप प्रेपरेशन से आती है। आज कनाडा के पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है, एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल, टैलेंट, कैपिटल और सबसे बढ़कर क्रेडिबिलिटी। कनाडा दुनिया के साथ ट्रेड करेगा, कनाडा एलाइज के साथ खड़ा होगा, कनाडा प्रेशर को समझेगा और प्रेशर के लिए खुद को प्रिपेयर करेगा। Nostalgia is not a strategy, honesty is. And honestly speaking, Canada will not only survive, Canada will lead. The old order is gone. Future belongs to those who face reality.